नमस्कार, 4 टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि खबर बिहार से है, जहां पर बिहार के पिपरा में पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें आपको बता दें कि उप प्रमुख सहित क्षेत्र के तमाम पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, विधायक, प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विभिन्न समस्याओं को लेकर सदस्यों ने मुद्दा उठाया। इस दौरान उप प्रमुख बबलू कुमार ने आरोप पर म्यूटेशन कार्य में उदासीनता बरतने और 4-5 महीने बीत जाने के बाद भी म्यूटेशन फॉर्म को स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। कहा कि म्यूटेशन कार्य में महीनों लगाए जाने से रैयतों में भारी आक्रोश है। और वही विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र मंडल ने पिपरा में गांधी क्लब के अतिक्रमण हटाने और डिग्री कॉलेज का जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। इसके अलावा अन्य सदस्यों ने स्वास्थ्य, सड़क अतिक्रमण सहित अन्य मुद्दे उठाए हैं। बैठक में आपको बता दें कि अंचल आरओ मौजूद नहीं थे, लिहाजा सीओ उमा कुमारी ने म्यूटेशन में देरी होने से सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि एक मामले की उन्हें पूरी जानकारी है, जिसमें बिना अंचल के स्वीकृति के अंचल अमीन द्वारा उक्त जमीन का मापी प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि अमीन से 100 कांच पूछा गया है। तकनीकी कारणों से इस मामले में विलंब हुआ है। 2-3 दिनों के अंदर इस मामले को डिस्पोज किया जाएगा। बैठक में बीडीओ, सीओ, बीपीआरओ, थानाध्यक्ष, चिकित्सा पदाधिकारी अन्य सहित अन्य लोग मौजूद थे। उसमें एक अमीन किया। देखिए, रैयतों की भी बहुत गलती रहती है। सब जगह की और पदाधिकारी हम अपनी गलती मानते हैं, हमारी गलती है। आप गड़बड़ करते हैं तभी गड़बड़ जनरेट होता है। आप ले जाके अमीन से, जबकि हम मना कर दिए कि मेरे बिना परमिशन के कोई अमीन किसी प्लॉट की जांच करने नहीं जाएगा। जब हम ऑनलाइन मापी करा रहे हैं या कहीं हमको जरूरत है तो हम लिख के देते हैं भाई यहाँ की नापी करके आए। रैयत अपने से अमीन को ले जाके मिली भगत करके नापी करवा लेता है। वो रैयत हमको मैसेज करता है कि अमीन का, आपके अमीन का जांच प्रतिवेदन है। अगर लिखा है, साइन किया हुआ अंचल अमीन पिपरा, हम क्यों माने उसको? हम उसको थोड़ी परमिशन दिए, उसको सो कॉज किए हैं कि हम कब परमिशन दिए आपने जांच किया। तो उसके बाद पेपर जब हम लोग कोई चीज अपलोड करते हैं तो आपको मैसेज जाता है। और अब है कि कोई भी केस अगर रिजेक्ट भी करना है तो एक झटके में रिजेक्ट नहीं होता है। उसके लिए हम लोग री हियरिंग करते हैं और जो पेपर अपलोड करते हैं तो स्वतः 3 दिन के लिए लॉक हो जाता है। तो वही वो किए तो वो लॉक हो गया है। तो अब जब भी उसका टाइम होगा वो उसको डिस्पोज कर देंगे, जल्दी ही डिस्पोज हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। इस केस की पूरी जानकारी हम इसमें बराबर हम भी उसमें कहते हैं कि अगर मेहनत और लगन सच्ची हो तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सफलता जरूर मिलती है। इसी कहावत को सच कर दिखाया है रायबरेली जिले के खीरू ब्लॉक के चांदमेव गांव निवासी विमल कुमार ने। मजदूर परिवार से आने वाले विमल कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 107वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने का गौरव प्राप्त किया। उनके जिले में खुशी की लहर है। विमल कुमार के पिता रामदेव मजदूरी करते हैं और परिवार का गुजारा बेहद साधारण परिस्थितियों में हुआ। बता दें कि समिति संसाधनों के बावजूद विमल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी है और कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम उन्होंने हासिल किया। उनकी सफलता से परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। विमल कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से पूरी की है। इसके बावजूद उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की है। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने किसी बड़ी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया और स्व अध्ययन के जरिए तैयारी करते रहे। कई बार असफलताओं का सामना करने के बावजूद विमल ने हार नहीं मानी। लगातार प्रयास के दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने आखिरकार अपने 5वें प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। उनकी इस उपलब्धि पर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं और पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। विमल कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार और शिक्षक को दिया है। उनका कहना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। विमल की इस सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे गांव और जिले का नाम रोशन किया है। गांव के लोगों का कहना है कि विमल की उपलब्धियां युवाओं के लिए प्रेरणा है और यह साबित करती है संघर्ष और मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल 4 टीवी न्यूज़ और आज मैं एक शख्सियत के साथ हूं जिन्होंने 107वीं रैंक यूपीएससी क्रैक करने के बाद
हमारे बीच उपस्थित हैं विमल कुमार प्रजापति जी। बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा जो एक जर्नी रही है इनकी, उस जर्नी में उन्होंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या समस्याएं आई उनके साथ, क्या उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा जो इन्होंने इतना कठिन संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं बात करने का प्रयास करूंगा। जी बताएं, पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विमल कुमार है। जी। मैंने इस साल सिविल सर्विसेज परीक्षा में 107 रैंक हासिल की है जी और मेरा गांव चांदे मऊ पोस्ट गुरबख्शगंज जनपद रायबरेली में आता है, जी जो कि हरचंदपुर विधानसभा में आता है। जी और मेरा ये 5वां प्रयास था। जी। मैं 4 बार असफल रहा और इस बार भगवान की कृपा से 107 रैंक प्राप्त हुआ। तो जब आप 4 बार फेल हुए, जब फर्स्ट टाइम आपने अटेम्प्ट किया और आप फेल हुए, तो आपको क्या अनुभूति हुई? कैसा लगा कि यार अब यहीं छोड़ देना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगा कि अनवरत प्रयास से चीज़ों में एक सफलता फिर से हासिल की जा सकती है? जब मैंने स्टार्टिंग का अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था तो मुझे एग्ज़ाम के बारे में उतना आइडिया नहीं था, जी क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला वैसा था नहीं, जी। ना कोई जानने वाला था उस तरह। जी तो मैंने खुद से ही चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट करी। जी। तो इनिशियली 2-3 अटेम्प्ट में तो एग्ज़ाम समझने में ही लग गया। ओके। फिर लास्ट का अटेम्प्ट जो चौथा था उसमें मैं इंटरव्यू तक गया जी और इंटरव्यू में 12 मार्क्स से रह गया। जी और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि 1 साल और दूंगा अच्छे से, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा जी। और इस बार मेरा 107 रैंक आया है। तो जब आप फेल हुए थे फर्स्ट टाइम, जब फेल होने के बाद फिर आपने इतना संघर्ष फिर से किया, लेकिन जब आपने यूपीएससी की तैयारी करने की, अपने करियर का स्टार्ट करने का प्रयास किया, तो वो आपके पास प्रेरणा कहाँ से आई? आपने कहाँ से आपके दिमाग में ये आया कि आपको यूपीएससी ही सेलेक्ट करना चाहिए? एक्चुअली मेरा जो पृष्ठभूमि था वो रूरल एरिया था। मैंने जी। बचपन से ही प्रॉब्लम्स देखी थी। जी। इवन मैंने कई जगह प्रॉब्लम फेस भी की थी। जी तो उस प्रकार मेरा जो रुझान था हमेशा गाँव के प्रति ज़्यादा था और मुझे फील्ड पर ही जाकर अच्छा लगता था। जी तो मेरा यही था कि कहीं न कहीं जो मेरा योगदान है वो गाँव के प्रति और जो समाज के प्रति हो सकता है वो टेक्निकल फील्ड में नहीं हो सकता। जी इसलिए मैंने आईआईटी में जॉब ना लेके सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जी। तो सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने यहाँ पे तैयारी शुरू की, तो जब आपके पास ये सारे चैलेंजेस आ रहे थे, आप असफलताओं को भी फेस कर रहे थे, तो उस समय आपको क्या लगा कि कहाँ पे कोई कोचिंग करनी चाहिए या और बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता है, या फिर आपने सोचा कि मैं खुद से ही इतना कैपेबल हूँ कि मैं खुद से ही तैयारी करके दोबारा अटेम्प्ट में निकाल सकता हूँ? स्टार्टिंग में मुझे लगा था मैं 1-2 अटेम्प्ट में निकाल दूँगा, क्योंकि कैपेबिलिटी हमेशा से थी। जी लेकिन राइट गाइडेंस ना मिलने की वजह से लंबा खिंच गया। जी और स्टार्टिंग में ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो प्रिपरेशन है काफ़ी लाइक पेपर बेस्ड है। तो मैंने उसको ऑनलाइन शिफ्ट किया, क्योंकि गाँव में रिसोर्स का क्रंच होता है। जी। यहाँ पर प्रिंट आउट निकालना ही एक अपने आप में डिफ़िकल्ट टास्क है। बहुत बड़ा 100 चैलेंज है। पेज निकालने के लिए मतलब बहुत कॉस्टली हो जाता था। जी तो मैंने फिर वो प्रिपरेशन ऑनलाइन ही शिफ्ट कर दी। तो पूरा मैं ऑनलाइन किया जी और फिर मुझे वो जो मुसीबतें होती थी वो नहीं झेलनी पड़ी। जी। अच्छा, आप इस समय जब आप तैयारी कर रहे हैं और आप जब पास हो गए हैं, इन दोनों करियर के बीच में आपने जो चैलेंजेस फेस किए वो तो हमें बताया ही है। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर कोई इस लाइन में जाना चाह रहा है, मतलब कि यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है, तो किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखें और किन-किन चीज़ों पे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है? सबसे पहले मुझे लगता है कि जो ये मोटिवेशन है वो काफ़ी इंटरनल होना चाहिए, जी, क्योंकि ये एग्ज़ाम लंबा टाइम लेता है। जी, तो अगर मोटिवेशन स्लो होगा जी, तो कुछ टाइम में वो हट जाएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। जी, तो इसलिए मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए। जी, सेकंड चीज़ पेशेंस रखना पड़ेगा। जी, कभी-कभी असफलता मिलेगा, लेकिन उसको बाउंस बैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, 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 और थर्ड चीज़ हमेशा खुद पे फ़ेथ रखना है, जी। ट्रस्ट करना है अपने ऊपर। जी, जी। तो जो ग्रामीण अंचल में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी का इश्यू रहता है, आपसे डायरेक्ट किसी से कनेक्ट नहीं, नेट का भी इश्यू रहता है। जी। उस चीज़ में भी आपने इन चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज किया? हाँ, रही बात नेट का कनेक्टिविटी का, तो मैंने एक सिम से दूसरे सिम में पोर्ट कराया, क्योंकि जी, उसका बेहतर आ रहा था। जी, और मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स जो है कस्टमर केयर को करी, तो जी, समहाउ उनने जो है मेरा नंबर प्रायोरिटी पे लगा दिया, तो नेट अच्छा हुआ। जी, जी, और इलेक्ट्रिसिटी का जो इश्यू था वो काफ़ी सीवियर था। जी, घर में इन्वर्टर लगाया गया, वो भी चल नहीं पाता था गर्मियों में। जी। और बरसात के टाइम जो ट्रांसफार्मर था फूक जाता था, तो 3-4 दिन तो उसी में बिजली में जाता था। तो उस टाइम मैं दिन में तैयारी करता था, रात में सो जाता था। बेसिक बुनियाद सुविधाएँ जो हैं, मैं इसलिए से ये सवाल आपसे पूछा है ताकि आप किसी इस ओहदे पे जा रहे हैं, तो शायद आपको ये सब चीज़ें याद रहें, तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया है। और बस हम यही सवाल करेंगे। और अभी मैं आप जो जिनके साथ हम जुड़े हुए थे विमल जी के साथ, उन्होंने ये बताया कि किन सुविधाओं के, मतलब कुछ सुविधाएँ ऐसी हैं जो नहीं भी क्रैक की जा सकती हैं, लेकिन कैप्चर नहीं की जा सकती, उसके बावजूद भी हम इन सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए अपने एक टारगेट, एक उद्देश्य पे ही फ़ोकस करके हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं।
आप देख रहे थे विकास त्रिपाठी के साथ ग्राउंड जीरो से 4TV न्यूज यूपी से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले ही दिल्ली में महिलाओं के नेतृत्व और उनके योगदान को समर्पित एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन का विषय था सेलिब्रेटिंग वुमेन लीडरशिप। इस मौके पर देश के कई दिग्गजों ने महिलाओं की भूमिका और उनके बढ़ते नेतृत्व पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि विकसित भारत के मिशन में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नुपुर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं और देश में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य, कानून, ऊर्जा और कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों के उल्लेखनीय योगदान देने वाली 10 महिलाओं को वुमेन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जेंडर समानता, समावेश और महिला नेतृत्व की विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव साबित होगी। ये ऐसा रिवोल्यूशन है जो हमें समझना है, जो वुमेन है वो नेचुरल लीडर है। एक बच्चे को कंसीव करना, नरिश करना, और उसके बाद फर्दर डिलीवरी देना, दुनिया में लाना, बिना कॉल लैंग्वेज के, बिना साइन लैंग्वेज के, जो बच्चा छोटा होता है तो माँ उसकी आवश्यकता समझती है। तो वुमेन माँ के रोल में, बहन के रोल में, वाइफ के रोल में वो लीडर है, वो एम्पैथेटिक होती है, वो ऑल इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में काम कर सकती है, वो लोगों को प्रेरित कर सकती है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में हमारा प्रयास तो आज है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में 18% से 22% सिर्फ वोट भी पाता है। हमारी सोशल एक्टिविटी भी है, उसके हिसाब से तो हमें तो नैसर्गिक रूप से वुमेन के अंदर एक लीडरशिप की क्षमता है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त की है, उसको रिकॉग्नाइज करके कैसे सोसाइटी को और दें और ऑप्टिमल लेवल तक। ऑप्टिमल लेवल क्या है? एक थंब रूप में माने तो 50% पुरुष होते हैं, 50% महिला। तो आज महिलाओं की प्रतिशत एक्टिव भागीदारी किसी भी फील्ड में, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे लॉ हो, शायद 18 से 22%। उसको और कैसे बढ़ाएं ताकि जो नैसर्गिक रूप से ईश्वर प्रदत्त जो शक्तियाँ हैं महिला को मिली, उनका इस्तेमाल कर सकें, समाज के भले के लिए इस्तेमाल हो, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट। तो ये हमारा प्रयास है और मुझे लगता है कि सारे जितने भी वक्ता थे सबने बहुत अच्छी बात कही कि आप और बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे चाहती है। तो डिस्कशन पहला फेज है इम्प्लीमेंटेशन से पहले। तो आज ये अच्छी शुरुआत है, हम उसको आगे लेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। उनको लीडरशिप में प्राप्त अवसर मिल सकता है क्या? मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला है, काफ़ी हद तक मिला है, लेकिन अभी भी हम थोड़ा सा जो सोच है हमारी सिंपैथी वाली महिलाएं उस चीज़ को लेके अपनी चलती है, खासकर गांव में या कहीं पे उनको लगता है, या फिर अवेयरनेस भी नहीं है कि हमारे लिए ये है, हमारे लिए वो है। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं और घर से भी बाहर निकलना एक सबसे बड़ा ज़रूरी वो है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि महिला सबसे पहले घर से बाहर निकले, जिस दिन निकल गई उस दिन समझो सब कुछ मिल गया। मैम, आज हम वुमेन पावर की बात करते हैं, मगर सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए, आप इस कंडीशन में भी महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो एक महिला ऊपर से विकलांग, तो होता है ना डबल डिस्क्रिमिनेशन और डबल सफ़र भी हो जाता है, जो इंग्लिश वाला सफ़र है। बट येस, मुझे लगता है अगर हम कुछ रोल मॉडल्स को आगे लाएं, महिला सशक्तिकरण जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी सेक्टर में हर क्षेत्र में हमने दिखा दिया है। लाइक अगर ईरा सिंगल का नाम लेते हैं तो यूपीएससी टॉपर, खेल में बहुत सारी लड़कियां जैसे मैं हूँ या और भी बहुत सारे लड़कियां, और हर क्षेत्र में कहीं ना कला है, किसी पे भी। तो आई थिंक सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं। तो बस उनको बाहर निकलने के लिए बात की जाए, आपने जैसे कहा मैम एक महिला ऊपर से विकलांग, बहुत सी लेडीज़ें होती हैं जो विकलांग नहीं है मगर मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? विकलांगता हमारी यहीं पे है, जो हमारी सोच है
कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। पहले हमारी सोच को थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए, तो हमारी सिटी और हमारी आसपास की जो जनरेशन है वो सब कुछ स्मार्ट बन जाएगा। तो आई थिंक बस हमारी सोच पे निर्भर करता है। आप महिलाओं को क्या संदेश देंगे? घर से बाहर निकलिए, क्योंकि जितना आप अंदर रहेंगे ना उतना आपको दबाया जाएगा, और जितना आप बाहर निकलोगे उतना आप कुछ ना कुछ सीखोगे पहली बात तो। और निकलने के बाद वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है, जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि 12 साल में बंद दीवारों के अंदर थी हॉस्टल में, और 12 साल के बाद अचानक से जो बाहर की दुनिया थी वो बड़ी कठिन थी। तो लेकिन जब निकली तभी तो देख पाई ना, तो आप निकलिए, बस निकलना ही एक सोल्यूशन है हमारे लिए। थैंक यू। देखो, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये सिम्पोजियम बना है। वुमेन तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, ज़रूरत है उन्हें स्थान देने की, उन्हें एक्नॉलेज करने की। अगर जेंडर इक्वालिटी चले और वुमेन एम्पावर्ड है तो हम मेल एंड फीमेल दोनों काउंटर पार्ट्स हाथ से हाथ मिला के चलें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। सो हेल्थ केयर में वुमेन बहुत देर से लेडी डॉक्टर्स काम कर रही थी, अपने अपने प्रोफेशन में काम कर रही थी, बट दे वर नॉट देयर इन द मैनेजमेंट। सो मैनेजरियल पार्ट जो है वो लेडीज़ को अब लीडरशिप की ओर ले जा रहा है, और एक अच्छा लीडर बनने के लिए आई थिंक द क्वालिटीज़ द लेडी नीड्स शी इज़ ऑलवेज हैव। जो औरतें हैं उनमें बहुत संयम होता है, बहुत धैर्य होता है, और वो बड़े ध्यान से सब काम कर सकती हैं। मैम, आज जिस तरह से देखा जाए इस देश की प्रधान राष्ट्रपति की बात करें वो भी महिला है, और दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, वुमेन पावर की हम बात करते हैं, मगर फिर भी आज कहीं ना कहीं पक्षपात होता है महिलाओं के साथ, क्या कहेंगे आप? पक्षपात तो होता है, मे भी ऊपर वाले लेवल पे नहीं होता है, लेकिन नीचे वाले लेवल में पक्षपात होता है। औरतों को अभी भी घर के काम करने के लिए बताया जाता है, एंड द बेसिक ब्रेड अर्नर अभी भी मिलती है हमारी सोसाइटी में। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। जहाँ मैं ये बोलती हूँ कि घर में बच्चे होते हैं, उनकी पेरेंटिंग इक्वल होनी चाहिए, जिसमें बाप का और माता का दोनों का हिस्सा होना चाहिए। एंड जैसे मॉम एंड मी, ऐसे कई स्लोगन चलते हैं। आई थिंक इन स्लोगन्स को चेंज करना चाहिए और इनको पेरेंट एंड मी स्लोगन्स में लाना चाहिए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने पैटर्निटी लीव भी इनकरेज किया है। जैसे पहले मैटरनिटी लीव मिलती थी जबकि बच्चा होता था, अब पैटर्निटी लीव इनकरेज कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में हर मेल को छुट्टी दी जाती है जब बच्चा होता है, ताकि माँ और बाप दोनों ही बच्चों की पूरी देखभाल कर सकें। थैंक यू। What's your good name? Blossom Kocher, Dr. Blossom Kocher. What do you want to say about the program? I think this is a wonderful program because it is for women and celebrating of women and how women could, really empower themselves. ये बहुत important है, and those who have already gone through, made a success, we want to tell them how they can empower themselves, and also by keeping our tradition and our sustainability, so they have to go through with the whole thing together. ठीक है? Okay. आज हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं। ये सेलिब्रेशन है नारी शक्ति का, उनकी लीडरशिप का, कैसे अलग अलग क्षेत्रों में वो आगे आ रही हैं, लीडरशिप पोजीशन एक्वायर कर रही हैं और अपनी लीडरशिप से एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। और मैं कहूँगा सिर्फ ये आज के दिन की बात नहीं है या इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात नहीं है, ये हर दिन की बात है। ये आगे हमारा फ्यूचर ये है, और हमें चाहिए कि हम नारी शक्ति को प्रोत्साहन दें ताकि हमारी देश की प्रगति बढ़ती रहे, एक्सेलरेट होती रहे। हरिद्वार के गोल्डन होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित भाजपा की कोर कमेटी की अहम बैठक समाप्त हो गई। बैठक के बाद भाजपा नेताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर खासा उत्साह और आत्मविश्वास दिखाई दिया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने संगठन को और मजबूत करने तथा बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर चर्चा की है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा पूरी मजबूती के साथ 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। उन्होंने कहा कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया, और इसी रणनीति के साथ भाजपा एक बार फिर उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा, 3 साल में
सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाए। हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। ओ भाई अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। क्या हो गया भाई, उत्तराखंड वालों की आवाज को? अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? ओ निर्देश मिले हैं? पूरी टोली बैठक में आज हमें देश के गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला। ये वर्ष चुनावी वर्ष है, इसलिए कार्यकर्ताओं की संतुष्टि और संगठन का विस्तार, दो विषयों पर आपकी बैठक केंद्रित रही। अभी SIR चलने वाला है, उसमें भी हम लोग BLA 2 बनाकर, और जो वोट ऐसे जो अब दुनिया में नहीं है, तो दो स्थान पर वोट ऐसे वोट करने चाहिए, ऐसा उनका संगठन को एक प्रकार से मार्गदर्शन रहा। और मैं कह सकता हूँ कि 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी सांसद, विधायक आप लोग की विधानसभा के प्रत्येक न्याय पंचायत को जाएं, कार्यकर्ताओं की भी सुने और जन समस्या के समाधान का भी वो सरकार के माध्यम से उसका समाधान करें। और धीरे धीरे चुनाव की दृष्टि के जो कार्यक्रम होंगे, वो कार्यक्रम का एक स्वरूप बूथ स्तर पर केंद्रित है, ऐसा उनका मानना है। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर ग्रीष्मकालीन वन अग्नि की बढ़ती संपदाओं को लेकर वन विभाग जो है वो सतर्क है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ जंगलों में प्रतिवर्ष आपको बता दें कि आग लगने की जो घटनाएं हैं वो सामान्यता होती है, जिससे वन संपदा के साथ साथ जान माल का भी नुकसान होने का अंदेशा बना रहता है। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए कालसी वन विभाग के DFO श्री मयंक कुमार ने कहा कि इस बार सामान्यता से बहुत कम वर्षा होने के कारण वन अग्नि भड़कने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसको लेकर वन विभाग पूरी तरह से सतर्क एवं तैयार है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के साथ टीमों का गठन किया गया है, जिसमें सभी कर्मी आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के साथ सुसज्जित रहेंगे। साथ ही साथ जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि जो भी बचे हुए अवशेष स्थानीय क्षेत्रीय लोगों द्वारा जलाए जाते हैं। बता दें आपको कि ताकि जो भी बचे हुए अवशेष स्थानीय हैं, क्षेत्रीय लोग द्वारा जलाए जाते हैं, वह एक दिन एक समय पर जलाए जाएं और उस समय हमारे वन विभाग की टीम भी वहां उपस्थित हो, ताकि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही जो है वो ना हो। इसके अतिरिक्त विभाग ने 1962 टोल फ्री नंबर जारी किया है, ताकि यदि कहीं वन अग्नि की घटना शुरू हो रही हो तो समय से टोल फ्री नंबर पर विभाग को सूचित किया जा सके, ताकि विभाग अपनी टीम के साथ साथ समय पर पहुंचकर किसी बड़ी दुर्घटना होने से रोक सके। तो एक भी घटना नहीं हुई है, एक भी वर्षा का ऐसा नहीं हुआ है अभी तक पिछले 2-3 महीने के अंदर, जिसे फॉरेस्ट के लिए मतलब सपोर्टिंग कहा जा सके। तो ये निश्चित सी बात है कि इन दोनों ही स्थितियों में जो इस बार का वनाग्नि काल है वो थोड़ा मुश्किल भरा होने वाला है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके लिए पहले से ही तैयार है। हमारे जितने भी क्रूज स्टेशन हैं उसमें लगने वाले जो फायर के कर्मचारी हैं, फायर वॉचर्स हैं, उनकी तैनाती हमारे द्वारा कर दी गई है। इसके साथ साथ जितने भी उपकरण हमें आवश्यक हैं, चाहे वो ब्लोवर हो, चाहे और भी जो लोकल लेवल पे हमें आवश्यक पड़ते हैं, वो सबको हमने अपने क्रूज स्टेशन पे उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ साथ जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो जन जागरूकता अभियान। बेसिकली फायर को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो जनता है। जनता से लगातार हम अपील कर रहे हैं, और मैं इस अपील का एक आपको एग्जांपल देके बता सकता हूँ। मैं अभी एक मटोगी गांव में एक दिन मैं गया था, तो हमने उनसे अपील ये किया था कि आप जो खेतों में अवशेष बच जाते हैं, जिन्हें यहाँ पर आड़ा या आण बोलते हैं, उन्हें एक निश्चित अवधि तक पहले ही जला दें। तो उन लोगों ने मेरे को आश्वासन दिया है, मुझे नहीं मतलब हमारे पूरे हमारे स्टाफ को पूरा आश्वासन दिया है
कि हम आड़ा जलाने की जो कार्यवाही करेंगे वो किसी एक दिन करेंगे और वो हमें पहले से इन्फॉर्म करके करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हमारा मैसेज जनता तक जाना था वो मैसेज हम पहुंचा दे रहे हैं। और अगर एक ही दिन आड़ा जलाने की क्रिया होती है या आड़ा जलाने का कार्य होता है, तो जो आड़ा जलाने की वजह से किसी लापरवाही की वजह से जो वनाग्नि की दुर्घटनाएं हो सकती है उस पे हम नियंत्रण करने में कामयाब होंगे। और चूंकि जनता की तरफ से ही ये बात आई कि हाँ हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि एक ही दिन ये सब कुछ करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद जो ये आने वाला वनाग्नि काल है इस पर हम बढ़िया से नियंत्रण कर पाएंगे। बाकी घटनाएं तो चूंकि देखिए विस्तृत वन क्षेत्र है, तो घटनाएं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होंगी, घटनाएं होंगी, लेकिन हमारा स्टाफ बिल्कुल रेडी है। इसके साथ साथ हमारे जो भी हायर ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार दिशा निर्देश हमें दे ही रहे हैं और हमारी जो भी मॉनिटरिंग की टेक्निक्स हैं, चाहे वो मोबाइल ऐप है, चाहे वो सैटेलाइट के माध्यम से होने वाली निगरानी है, वो सब कुछ भी की जा रही है। तो मुझे आशा है कि हम इस बार भी पिछले वर्षों की तरह इस बार के वनाग्नि काल को बढ़िया से नियंत्रित करने का प्रयास अब यहाँ के जो लोग हैं उनसे क्या चाहेंगे सहयोग आप? देखिए बस सहयोग, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया कि जो मटोगी गांव के लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपने आड़े जलाने के एक ही दिन किसी को डिसाइड करेंगे और पूरे गांव के जो भी आड़ा जलाने की कार्य है वो एक ही दिन करेंगे। इसी तरह से प्रत्येक गांव के लोग अगर ऐसा करें तो हम लोग भी वहां उनके साथ उस कार्य को कराएंगे, जिससे आड़ा जलाने की कम से कम घटना होने से वनाग्नि की दुर्घटना न हो। इसके साथ साथ अगर कब कहीं भी हम ये चाहेंगे अगर कहीं भी वनाग्नि की कोई दुर्घटना होने की प्रारंभ हो रही है तो हमारा 1926 एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है जो फ्री नंबर है, उस पर आप कभी भी किसी टाइम सूचना दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम पर वहां पर पहुंचकर उसे नियंत्रण करने का प्रयास करें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए 4 टीवी न्यूज पर।